बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलामु अलैकुम। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि रीड करने के साथ साथ अंडरस्टैंड, हमने पीछे भी इसको पढ़ा, आगे भी इसका फर्दर पार्ट है इसी लेक्चर का 11 का कंटिन्यू करते हैं इसको। यू विल हैव प्रोबेबली रियलाइज बाय नाउ दैट एनीथिंग यू लर्न इन दिस कोर्स इज geared towards the end of writing and understanding English, and nothing is merely an exercise learned for examination purpose। कह रहे कि आप एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए नहीं पढ़ रहे, आप जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना वो आप लर्न करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, ग्रास्प करने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। What we call comprehension exercise are in fact a test of this understanding. Up till now, you have been dealing with computer-related passage. Now we will shift gear and make you look at other kinds of reading material. आगे कंप्यूटर रिलेटेड पैसेज हमने पीछे भी पढ़ा, आई थिंक 10 लेक्चर में पढ़ा डिटेल से, आपको पता है लंबा सा टेक्स्ट पढ़ा। तो अब थोड़ा शिफ्ट हो रहा है आपका मेथड ऑफ स्टडी, देखते हैं। द पीसेज ऑफ राइटिंग विच विल यूज़ ऑफ बी आर टू वैराइटीज़, इमेजिनेटिव एंड प्रैक्टिकल। कि अब जो पीस ऑफ राइटिंग यूज़ होंगे ना, इमेजिनेटिव होंगे और प्रैक्टिकल होंगे। The imaginative passage will be a piece of creative writing, an extract from a novel or a short story dealing with a fictional situation, if it could alternately be a poem। इमेजिनेटिव ऐसे हैं जिनके बारे में आप एक तसव्वुराती अपना ख्याल बना सकेंगे, या तो वो नावल का पीस होगा, स्टोरी का, पोएम होगी, या कुछ भी ऐसा होगा। In answering the questions, you will show that you can understand what the writer is talking about, not just on the surface but also the subtitle and implications। I think आगे नीचे ना हम एक्सरसाइज करेंगे, कोई हमें पीस ऑफ राइटिंग दिया होगा उसको अंडरस्टैंड करके आपने एक्सरसाइज करनी है। मुझे तो इससे यही लग रहा है, लेकिन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। You will also need to say something about how the writer is getting his point over, the effectiveness or otherwise of the way he uses words, images and sentence to create particular effects। आपको ये भी बताना है कि राइटर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे यूज़ किया है। उसने एक पार्टिकुलर, एक मखसूस चीज़ को बयान करने के लिए जो वर्ड्स, जो इमेजेस, जो सेंटेंस क्रिएट किए, बनाए हैं, वो किस तरह से उसने उनको ऑर्गेनाइज़ किया है, ठीक है। ये भी आप बताएंगे, यानी कि रीडर को ये बताना पड़ेगा। In other words, some insight into matters of style and the appropriateness of style to content will be demanded। अब ये हो गया इमेजिनेटिव पैसिव। अब प्रैक्टिकल पैसेज किस तरह के होंगे? विल डील मेनली विद फैक्ट्स। प्रैक्टिकल पैसेज में फैक्ट होंगे, प्रैक्टिकल से ज़ाहिर है यानी कि जो हकीकत पर मबनी है। इमेजिनेटिव तो हो गया ना फिक्शनल स्टोरी, उसमें अफसानी तसव्वुराती ख्याली बातें, स्टोरी टाइप नावल। लेकिन प्रैक्टिकल में फैक्ट्स की बात होगी, रियलिटी की बात होगी। It may be a report, an account or someone expressing his opinion on a particular matter। रिपोर्ट हो सकती है, कोई अकाउंट हो सकता है, या किसी बात पे राय हो सकती है। चीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि कुछ हदायत हो सकती हैं। सेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच यू विल बी आस्क्ड टू इंटरप्रेट। कोई आपको डेटा दिया जा सकता है जिसको आपको इंटरप्रेट करने का, यानी कि उसको तशरीह करने का, उसको इंटरप्रिटेशन करने का आपको कहा जा सकता है। द emphasis here will be on making sure that you can understand the line of argument or the logical step-by-step statements of the facts। You may be asked to summarize the points made in the passage about a particular aspect of the matter being discussed। Keep in mind the computer texts that we did the earlier lesson were factual texts। कि ऊपर हमने जो टेक्स्ट पढ़ा ना अर्लियर, जिसमें हमने, आपको याद होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की बात की थी, उसके बाद लॉजिकल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर सॉरी, और डिजिटल कंप्यूटर, वो फैक्चुअल टेक्स्ट था, यानी कि वो हकीकत पर मबनी था, फैक्चुअल था, वो इमेजिनेटिव नहीं था। तो अब आपको उसने बताया कि आप दो तरह के टेक्स्ट पढ़ेंगे, इमेजिनेटिव और प्रैक्टिकल। दोनों के बारे में उसने डिटेल में बताया, इमेजिनेटिव क्या होता है, प्रैक्टिकल क्या होता है, सिर्फ, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड आपने कर लिया। अब आगे देखते हैं। Kinds of question। The kinds of question on reading passage are likely to be as follows। एक रीडिंग पैसेज में इस तरह के सवाल हो सकते हैं। मीनिंग, यू मे आस्क टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड और फ्रेज एज इट इज़ यूज इन द पैसेज। कि आपको ये कहा सकता है कि आपने ऊपर पैसेज पढ़ा, उसमें ये लफ्ज़ किस अंदाज में यूज़ हुआ, उसको आप मीनिंग एक्सप्लेन करें अपने वर्ड्स में। ऐसे भी पूछा जा सकता है। व्हेन यू सी द वर्ड्स एग्जीक्यूट, यू मे इमीडिएटली थिंक ऑफ द मीनिंग इन्फ्लिक्ट कैपिटल पनिशमेंट ऑन। कि जब आप ये वाला लफ्ज़ देखेंगे ना, एग्जीक्यूट का मतलब होता है लागू करना, किसी पे कोई चीज़ एग्जीक्यूट कर देना, कोई सज़ा है तो उसको एग्जीक्यूट करवाना, कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाना, ऐसे। तो क्या है कि आप सोचते होंगे इस बारे में, कैपिटल पनिशमेंट ऑन इन्फ्लिक्ट। कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं सजाए मौत को, यानी कि अगर किसी की आप कह लें डेथ सेंटेंस हो गई है उसको, तो उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है ऑर्डर की, तो कैपिटल पनिशमेंट ही डेफिनेटली माइंड में आएगा। बट दिस वुड नॉट बी एन अप्रोप्रिएट मीनिंग इन अ कॉन्टेक्स्ट लाइक दिस।
अच्छा, ये तो एक मीनिंग आपने अपने माइंड में सोच लिया, लेकिन अगर इस कॉन्टेक्स्ट में ये एग्जीक्यूट वर्ड यूज़ हुआ हो तो यहाँ तो इसका मतलब ये नहीं होगा ना। किस कॉन्टेक्स्ट में भला देखें? टू एग्जीक्यूट द प्लान फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ द टाउन वी विल कॉल फॉर द सपोर्ट ऑफ ऑल सिटीजन। के जो टाउन की रीडेवलपमेंट का प्लान है उसके लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए हमें सारे सिटीजन्स की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अब यहाँ भी एग्जीक्यूट वर्ड सेम वर्ड यूज़ हुआ है ना, लेकिन जहाँ इसका मीनिंग डिफरेंट है। हेयर एग्जीक्यूट मीन्स कैरी यू इनटू इफेक्ट, इसका ये मतलब है कि उसको असर में लाना, मौसर करना। तो इस तरह से मीनिंग एक ही लफ्ज़ के मीनिंग टेक्स्ट के हिसाब से, उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डिफ़र करते हैं। ये आपको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। Second is facts. You may be asked to answer question about what the passage is actually saying to make sure that you understand it. That is, if the piece of writing is about a character digging his allotment, you may be asked what is the character doing. क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो पीस ऑफ राइटिंग है वो किन फैक्ट्स को बयान कर, मतलब रियलिटी बेस्ड जो चीज़ें हैं, फैक्चुअल है, फैक्ट्स है, वो क्या है कि अगर आपका पीस ऑफ राइटिंग करेक्टर डिगिंग के बारे में है तो आपको ये आपसे ये पूछा सकता है कि करेक्टर डूइंग कि जो करेक्टर है आपका टेक्स्ट में वो क्या कर रहा है, आपको उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होगा। ओके, आंसर में रीडिंग बिटवीन द लाइन्स. Writers do not always state facts directly. They imply emotions and attitude and suggestion points of view, and they depend on the reader being perspective enough to be able to form a total impression greater than the bare words on the page. For instance, an author may not state directly that he dislikes a particular character he is writing about, but the words he uses to describe the character and situation he present him in may convey the author's attitude toward the character एंड दैट एट्यूज इज पास्ड ऑन द पर्सपेक्टिव रीडर। ये सारा इसलिए पढ़ा बहुत ईजी है कि रीडर रीड बिटवीन द लाइंस। एक तो हम लाइंस पढ़ रहे हैं ना, और एक है रीड बिटवीन द लाइंस, लाइनों के बीच में पढ़ना, दरमियान में। इसका ये मतलब है कि राइटर ने एक चीज़ कहना चाह रहा है, उसने साफ अल्फाज में नहीं लिखी, मुबहम अंदाज में उसने शो किया है, लेकिन आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया है। मिसाल उसने ये दिया कि राइटर एक चीज़ को डिसलाइक करता है, अब वो डायरेक्टली नहीं कहेगा कि आई डिसलाइक दिस थिंग, वो उसको डिस्क्राइब इस तरह से करेगा, उसकी आप कह लें कि इस पर्सपेक्टिव में आपके सामने रखेगा कि आपको पता चल जाएगा कि यार हाँ, इसको ये चीज़ राइटर को अच्छी नहीं लगती, वो इसको डिसलाइक करता है। ठीक है, इसका मतलब होता है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। ओके, द वर्ड्स आर नॉट चूजन एक्सीडेंटली बट विद अ पर्पस, एंड यू मस्ट बी एबल टू गेट बियॉन्ड द सरफेस मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड सी वट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ सच वर्ड्स। और फॉर एग्जाम्पल, द सेम सोल्जर्स could be called terrorists or freedom fighters according to the writer's attitude toward them. कह रहा है कि जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ना टेक्स्ट में, उनको एक्सीडेंटली यानी कि हादसाती तौर पर राइटर नहीं यूज़ करता, उसका उन अल्फाज के पीछे कोई मकसद होता है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि जो लड़ते हैं, जिहाद करते हैं या जंग करते हैं, अब जो जिहाद करेंगे उनको हम डेफिनेटली फ्रीडम फाइटर्स कहेंगे कि वो फ्रीडम फाइटर्स जो होते हैं, ये पॉजिटिव वर्ड है ना। और जो एंटी होंगे यानी कि ख़िलाफ़ होंगे या जो बातिल की तरफ से लड़े होंगे या नाहक लड़ाई करेंगे, उनको हम टेररिस्ट कहेंगे, दहशतगर्द कहेंगे। अब मतलब तो दोनों का एक ही है ना, मतलब आप कॉन्टेक्स्ट में देखें तो दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। अब वो एक बैकग्राउंड चीज़ है कि वो उसका पर्पस क्या है या वट एवर क्या है। देखें, अगर राइटर तो उनको सपोर्ट कर रहा है, लड़ने वालों को, मुजाहिदीन के साथ है, उनको मुजाहिद कह रहा है, तो वो फ्रीडम फाइटर्स का वर्ड यूज़ करेगा। अगर वो उनके खिलाफ है, उनको एंटी कह रहा है या एंटी एक्टिविटीज़ में उनको वो मुलविस कंसीडर करता है, तो वो टेररिस्ट का वर्ड यूज़ करेगा। अब ये वर्ड्स उसका जो भी यूज़ करेगा ना, उस वर्ड्स यूज़ करने से हमें पता चल जाएगा कि राइटर का एटीट्यूड क्या है टुवार्ड्स देम। ये वर्ड्स जो है, वर्ड्स की चॉइस राइटर की उसके एटीट्यूड को डिस्क्राइब करती हैं। ओके, in describing someone eating, a writer may use the word wolf down, slobbered, guzzled, यानी कि सबका ये मतलब है खाना, निगलना, अंदर करना। आपने इन तीनों लफ्ज़ों का मतलब यही मतलब है, ईटिंग के सेंस में आता है। तो इफ़ यू डिस्क्राइबिंग अ बेबी ईटिंग, दीज वर्ड्स मे बी मेयरली अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, बट इफ़ दे आर अबाउट एन अडल्ट देयर मे वेल बी अ सजेशन ऑफ डिस्टेट टुवार्ड्स द कैरेक्टर, कि अगर एक बच्चे के ईटिंग के बारे में जिक्र कर रहा है तो उसकी और स्टेटमेंट होगी फैक्चुअल बेस पे, और अगर एक अडल्ट की जिक्र कर रहा है तो डेफिनेटली इट विल चेंज इट्स सिचुएशन। ठीक है, कि ये आपको राइटर के एटीट्यूड सिचुएशन के बारे में उसके वर्ड की चॉइस बताती है। नेक्स्ट आ गया मेटाफोरिक लैंग्वेज। मेटाफोर कहते हैं किसी चीज़ को आप तशबीह दे रहे हैं, यानी कि इसको डिटेल से पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगी। You may be asked to explain what it is exactly that a writer has in mind when he makes a comparison or use a metaphor expression.
For example, that is in the story by Dylan Thomas. The author says, Dylan Thomas ने एक कहानी लिखी, उसमें author कहता है, यानी कि Dylan Thomas क्या कहता है, my uncle blew and bugled whenever he won at cards. The word blew suggests a literal and factual way of expelling the breath from his mouth in a burst, but the word bugled is being used in metaphoric way. यानी कि यहाँ दो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, एक तो ब्लू और एक है ब्यूगल्ड. अब वो कहता है कि वेन एवर ही वोन, जब कार्ड्स खेलते हैं ना मेरे अंकल, कार्ड्स यानी कि कोई भी कार्ड गेम होती है या वट एवर, ताश खेलते हैं उसको भी कार्ड्स खेलना कहते हैं और वट एवर, ओके. तो जब वो जीतते हैं तो वो क्या कहते हैं, ब्लू एंड बेग. ब्लू खुशी से मुंह से आवाज़ें नहीं निकालते, मतलब थोड़ा खुशी होने में, अपने खुशी को, अपनी एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, ये तो ठीक है. अब ब्यूगल जो वर्ड है ना, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि ये आप कह लें मिलिट्री उसमें पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है. उनकी वो कोई चीज़ जैसे सिटी नहीं होती, उस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है. अब इसका ये मतलब नहीं है कि जब उसका चाचा है, अंकल है, वट एवर, जब वो कार्ड जीतते हैं तो वो वाकई ब्यूगल ला के उसको प्ले करना शुरू कर देते हैं, उसको बजाते हैं. इसका मतलब है कि वो खुश होते हैं, मतलब ये एक मेटाफर यूज़ किया है, एक सिम्बॉलिकली यूज़ किया है कि वो इस तरह करते हैं, खुश होते हैं. अब वो कह रहा है कि जो ब्लू वर्ड है ये तो ठीक है, लिटरल फैक्चुअल बेस आ गया, एक्सप्रेस कर रहे हैं उनके फीलिंग्स को, वट एवर, वो खुशी में जो कहते हैं. लेकिन जो दूसरा वर्ड्स है ब्यूगल्ड, ये मेटाफोरिक वे में यूज़ हुआ है, ओके. Thomas is making a comparison between the noise his uncle made and the sound of bugle. कि bugle की जो sound होती है ना इस instrument की, और जो उसके अंकल नॉइस करते हैं, जो शोर मचाते हैं जब वो जीतते हैं, उनके दरमियान एक कंपैरिजन, उसको तशबीह दे रहा है उस शोर को bugle के साथ. He is trying to make more vivid to our imagination the kind of noise his uncle made. Okay, the word bugle suggests thing like high pitched, स्ट्रैटेड, सडन एंड लाउड, यानी कि ऊंची चीज़ें, यानी कि ऊंचा ऊंचा शोर मचाना, परहैप्स इवन ट्रायम्फेंट. These are ideas which this metaphoric use of word conveys which otherwise a literal word could not produce. समझ आ गई कि आपको मैं इस मेटाफोरिक की इजी एग्जांपल देती हूँ कि he is like a lion. It doesn't mean he is lion. It means he is brave like a lion. Understand कि ये आपने उसको शेर कह दिया, कि इसका ये मतलब नहीं है कि वाकई शेर है, इसका ये मतलब है कि वो शेर की तरह बहादुर है. This is called metaphor. Okay. Fifth number is style. Just as people are individual and different, so the way they write varies. जिस तरह लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, इस तरह उनके लिखने का अंदाज भी मुख्तलिफ होता है. In addition, a particular writer may write in different ways depending on what effect he is trying to achieve. For example, he may use very flowery language if he is trying to create an atmosphere. He may write very simple if he is concerned with getting important facts over. He may have his tongue in his check. You may be asked comment on the style of passage you are studying, and you may have to justify the appropriateness and effectiveness or otherwise of the style to the content. कि लिखने का स्टाइल, अब ऐसे जिस तरह लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, ऐसे उनका स्टाइल मुख्तलिफ होता है. कि अगर आप एक ऐसी लैंग्वेज में लिखना है, फ्लैटरी लैंग्वेज में, व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर, और जब आपका ये पर्पज़ है लिखने का सिंपल इफ़ ही इज़ कंसर्न्ड विद द गेटिंग इम्पॉर्टेंट फैक्ट, आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को बताना मकसद है आपका, या सिर्फ आप उनको अंडरस्टैंड करना चाहें तो आप सिंपली रीड करेंगे, और अगर आप वो बताना चाह रहे हैं सिर्फ फैक्ट्स तो आप सिंपली उसको बताएंगे. मतलब डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं लिखने के. आगे इसकी डिटेल भी पढ़ते हैं. बट द राइटर सेइंग द काइंड्स ऑफ पॉइंट्स यू वुड हैव टू बी अवेयर ऑफ आर द वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस यूज. आपके स्टाइल का, आपके काइंड ऑफ सेंटेंसेस का कैसे पता चलेगा? जो आपने सेंटेंसेस की वेराइटी यूज़ किया. सेंटेंस चॉइस जो है वो आपके स्टाइल को आप कह लें डिस्प्ले करेगा. The kinds of words chosen, particularly literary devices he uses, etc. These are very important aspects of understanding writing, and they will be discussed in greater detail in later units. ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स था, इसीलिए उसने कहा दिया कि इसको आप स्टाइल को डिटेल से नीचे आगे आपके लेक्चर्स में फर्दर यूज़ होगा. यानी कि आप स्टाइल में एग्जांपल ले सकते हैं कि एक हमने ऊपर पढ़ा, एक डिस्क्रिप्शन स्टाइल, एक्सप्लेनेशन स्टाइल, नैरेटिव स्टाइल, आर्ग्यूइंग स्टाइल, इस तरह कोई भी स्टाइल आपकी राइटिंग का हो सकता है. अंडरस्टैंड. Summary: you may ask to pick out certain facts in a passage relevant to a particular point. That is, you may be asked, what do we learn about X physical appearance? आपको समरी यानी कि आपको कोई पैराग्राफ दिया गया, आपको कहा गया कि इसकी समरी लिखें, या आपको ये कहा गया कि इसके बारे में आपने क्या नोट किया, इसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में आप लिख दें.
and you will have to search through the piece of writing to find all the details and the writer gives you about this. अब आपने उसकी फिजिकल अपीयरेंस लिखनी है, अब उसकी सारी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में वो पैसेज बेशक ना हो, लेकिन राइटर ने उसके बारे में कुछ बताया होगा कि वो लंबा दिखता था, या उसकी आइज़ थी ब्राउन थी, उसके जो हेयर्स थे वो डार्क ब्राउन थे, सॉरी डार्क ब्लैक थे, या वट एवर कुछ भी फिजिकल अपीयरेंस दी होगी तो वो आप लिखेंगे। अच्छा, ये 5-6 चीज़ें जो पॉइंट्स की हैं यह आपको इसलिए समझाएंगे कि इसके लिए इसके बारे में आपका ऐसे होगा कि एग्ज़ाम में एक पैराग्राफ आएगा, आपको बताएगा है, उसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे कि आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब मे भी उसमें कोई क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप इस पैराग्राफ के, इस पैसेज के, इस टेक्स्ट के स्टाइल के बारे में बताएं, या आपको कहा जा सकता है इसकी समरी लिखें, या उसके अंदर से किसी चीज़ को, किसी इंपॉर्टेंट करेक्टर को लेके कहा जाता है कि इसके बारे में आपने क्या इस पैराग्राफ से सीखा या क्या इसमें है वो आप बताएं। तो आपने कोई इंग्लिश का पैराग्राफ टेक्स्ट आपको दिया जाएगा, उसको आपने बार बार पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसमें से सवालों के जवाब देंगे। ओके, नेक्स्ट है ओपिनियन। यू मे बी आस्क्ड टू कमेंट ऑन द व्यूज एक्सप्रेस इन द पैसेज। आपको ये भी कहा जा सकता है कि जो पैसेज या पैराग्राफ या पीस ऑफ राइटिंग आपने पढ़ा, इसमें आपकी अपनी क्या ओपिनियन है, कि पर्सनली आपने इसको कैसा व्यू किया, वो लिखें। टू से वेदर यू थिंक दे आर कन्विंसिंग और टू गिव योर ओन व्यूज ऑन द टॉपिक। इफ द पैसेज इज अबाउट होम्योपैथी यू मे बी आस्क्ड डू यू थिंक होम्योपैथी इज़ हार्मफुल। कि अगर होम्योपैथी के बारे में आपका टॉपिक है, पैराग्राफ है, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि आपके ख्याल में होम्योपैथी हार्मफुल होती है, यानी कि ये अच्छी नहीं होती सेहत के लिए, हार्मफुल होती है, यानी कि मुफीद होती है या नहीं होती, या हार्मफुल होती है, डेंजरस होती है, या आप कह लें कैसी होती है। अब मतलब इससे इस सवाल का मतलब आपकी पर्सनल ओपिनियन वो जानना चाह रहा है। Or you may be asked to develop or expand on area of experience described in the passage, but this time treating it from a personal point of view. For example, the passage may be about working conditions, and you may be asked to comment on the condition under which you work, indicating the area in which you think improvements could be made. वो दूसरी मिसाल दी कि हो सकता है आपका जो पैसेज है वो वर्किंग कंडीशन के बारे में हो, जिस कंडीशन में आप वर्क कर सकते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि आप वो कंडीशन लिखें जिस कंडीशन में आपको वर्क करना अच्छा लगता है, और आप उस वर्किंग कंडीशन में जो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो लिखें। मतलब ये आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ऐसे भी हो सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। These are the main kinds of question and approaches you are likely to be asked. There may be others, but if you become acquainted with these types of question and text and can understand them, you should be well prepared, confident. कह रहा कि ये 6-7 चीज़ें जो डिस्कस की हैं, मेन इनको ही पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में, लेकिन और क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन इन 6-7 चीज़ों को अगर आप अच्छे से ग्रैस्प कर लें, फोकस कर लें, अंडरस्टैंड कर लें, तो आप सारे सवालों के जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। नेक्स्ट इज़ लिस्टिंग। It is important when reading to recognize and understanding the relationship between sentences or groups of sentences combined to present information. This information may be linked by means of connective words or markers, transitional words, as making a list, enumerating and giving instructions. आपने ये आगे हम डिटेल से पढ़ते हैं, आपको समझ आएगी कि आपने लिस्ट बना रहे हैं, आप उसको लिस्ट को जोड़ रहे हैं कनेक्टिव के साथ, मार्कर के साथ, या जिस तरह भी नंबर वाइज उसको लिख रहे हैं। Indicates a cataloging of what is being said. It is important to note that most enumerations belong to clearly defined set. The following table is a list of the markers that can be used to show the order in which things are to be said. आपने किसी चीज़ की लिस्ट बनानी है, लिस्टिंग मार्कर्स आप देखें, लिस्टिंग मार्कर्स आपके पास क्या हैं, 1 2 3 एग्जैक्टा, या तो ये दे दें 1 2 3 एग्जैक्टा, ऐसे कर दें, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, ऐसे भी बता सकते हैं। यानी कि आप 4-5 चीज़ें आपने बतानी है ना, इस तरह करें। आप कोई चीज़, आप किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसीजर बता रहे हैं, आप बताएंगे कि सबसे पहले आप उसमें से, अच्छा चले हम मिल्क शेक बनाने का प्रोसीजर ईजी देखते हैं। आप कहेंगे कि आप जो फ्रूट है, मैंगो का मिल्क शेक कैसे बनता है, उसको पील अप करें, यानी कि उसके छिलके उतारें, उसके बाद उसका जो उसका वो पल्प है उसको आप काटें, उसको जग में डालें, उसके बाद आप शुगर ऐड करें, फिर मिल्क ऐड करें। मतलब अब मैं आपको कहूँगी फर्स्टली डू दिस, सेकेंडली डू दिस, एंड थर्डली डू दिस, एंड लास्टली डू दिस। ठीक है, सीक्वेंस में चल रही हूँ ना, लिस्ट बैनर में, इस तरह से आप लिस्ट बना सकते हैं। या 1 2 3 करके कहूँगी, 1 पॉइंट पे ये लिख दूंगी पील अप करना मैंगो को, 2 पॉइंट पे ये लिख दूंगी, या ऐसे फर्स्टली सेकेंडली यूज़ करूँगी, या इन द फर्स्ट, इन द सेकेंड, इन द थर्ड प्लेस ऐसे यूज़ कर लूँगी, या एन अदर, नेक्स्ट, देन, इस तरह भी लिख सकती हूँ, फर्दर मोर, आफ्टरवर्ड। ये सारे आप पढ़ लें, ये लिस्ट बनाने के तरीके हैं। ठीक है,
देर आर मैनी वेज ऑफ शोइंग सीक्वेंटल रिलेशनशिप। सीक्वेंटल का मतलब है जिसमें आप सीक्वेंस में चल रहे हो। अब ये तो नहीं ना कह रही मैं पहले अगर आपने मिल्क शेक बनाना है तो ऐसे तो नहीं होगा ना कि पहले आप जग में जो जूसर है उसका जग जो है जूसर मशीन जो है उसमें आप मिल्क ऐड करें और शुगर ऐड करें तो मैंगो कहाँ गया, मतलब इस तरह तो नहीं ना बनेगा। एक सीक्वेंस में चलेंगे, पहले आप पीसीज ऑफ मैंगो पील मैंगो वो ऐड करेंगे, उसके बाद मिल्क, उसके बाद शुगर मिल्क, फिर आप उसको आप करेंगे स्क्रब, तो तभी बनेगा ना। मतलब सीक्वेंस वे में ऑर्गेनाइज वे में चल रहे हैं उसको शो करने के वगैरह ढेर सारे तरीके हैं। एक तो ये लिस्टिंग हमने पढ़ा काफ़ी ज़्यादा, इसमें हमने बताए हुए तरीके। दोज गिवन द टेबल अबव आर नॉट द ओनली वंस। ये जो टेबल में दिए गए, टेबल पे शक नहीं बना हुआ, हम टेबल बना लेते हैं। ये ले टेबल में जो दिए गए ये नहीं है, इसके अलावा और भी हैं और सीक्वेंटल या ऑर्गेनाइज रिलेशनशिप को शो करने के मेथड्स तरीके। दे आर द मोस्ट कॉमन वंस यूज इन द लिस्टिंग और इनमरेटिंग। द एल वाई फॉर्म्स आर यूजली यूज व्हेन लिस्टिंग। एल वाई फॉर्म ज़्यादा यूज़ होती है। एल वाई फॉर्म मीन फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, लास्टली, इस तरह करके, यानी कि एल वाई जिनके एंड में आता है ना वो ज़्यादा यूज़ होते हैं लिस्टिंग में। अच्छा नेक्स्ट अब आपसे ना एक्सरसाइज करवाई जा रही है। ये जो आपने लिस्टिंग और जो चीज़ें पढ़ी है ना, सैम्पल पैराग्राफ है, इसको आपने अच्छे बच्चों की तरह खुद रीड करना है, मैं सिर्फ आपको गाइड करूँगी। ये देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पैराग्राफ पहली लाइन और ये है सम, ये देखें ये फर्स्टली, ये उसने लिस्टिंग का जो ऊपर बताया वो फर्स्टली ये हो गया, उसके बाद इधर होगा सेकेंडली, ये आ गया सेकेंडली, ये हो गया, जो भी लिखा हुआ है इसको आपने रीड आउट कर लेना खुद से, ठीक है। फिर आगे हो गया फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगेन वही लिस्टिंग का स्टाइल यूज़ किया हुआ है, ओके ये बताया उसने। फिर इसमें भी उसने सेकंड बताया कि ऊपर वाली बात खत्म हो गई ना फर्स्ट सेकंड वाली, फिर दूसरी बात होगी उसमें भी ये किया, और ऐसे ही उसने मतलब वही लिस्टिंग वे में यूज़ किया। इस पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ें। इसके बाद आई थिंक नीचे आंसर्स भी हों, क्वेश्चंस भी होंगे जिनके आपने आंसर करने हैं इस पैराग्राफ में से। हाँ एक्सरसाइज है कि फॉलोइंग पैराग्राफ इज़ एन एक्सक्रैप्ट अ पैसेज यू हैव रीड अर्लियर। ऊपर कोई पैसेज हमने पढ़ा उसमें से इस पैराग्राफ को लिया गया, फिर तो आपको आसानी से समझ आ गई होगी। वट इज़ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। वाइल रीडिंग दिस पैराग्राफ अंडरलाइन द लिस्टिंग मेकर्स। आपने पैराग्राफ में से लिस्टिंग मार्क्स, ये कुछ तो मैंने आपको करवा दिया ना अंडरलाइन, ये देखें ये हो गया ये हो गया। इसके अलावा आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और भी लिस्टिंग मार्क्स मिलेंगे, उनको अंडरलाइन करना है। और क्या करना है, कंप्यूटर्स आर थॉट टू हैव मैनी रिमार्केबल पास हो मोस्ट कंप्यूटर, ये फिर आगे कंप्यूटर के बारे में आ गया, वो पैराग्राफ कंटिन्यूटी है, ये भी आपने रीड आउट कर लेना है। अब इज़ वन नंबर लेस देन एन अदर, आर टू नंबर्स इक्वल्स एंड इज़ वन नंबर ग्रेटर देन अदर। ये क्वेश्चन हैं आपके, यानी कि ये आपने ये पैराग्राफ सारा रीड करेंगे, इनको आप आंसर कर सकेंगे। एक्सरसाइज 2 है, और आपने एक ये काम करना है, दूसरा काम आपने इसमें से जो लिस्टिंग मार्कर्स हैं, ये देखें ये फर्स्ट ये भी लिस्टिंग मार्कर है, इनको आपने अंडरलाइन कर लेना है, ओके। ये थर्ड ये भी लिस्टिंग मार्कर है, और आफ्टर ये भी लिस्टिंग मार्कर है, और भी लिस्टिंग मार्कर्स आपको इसमें से मिलेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज क्या, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट लिस्टिंग मार्कर्स। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये ज़रूर आपने करनी है। इसको रीड आउट करें, बताएं कि फर्स्टली यहाँ पे ये लगेगा, आप इसको फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, आफ्टर इट, देन, या जो भी लिस्टिंग मार्कर्स ऊपर पड़े हैं ना उन सबको यूज़ करके आपने इसको खुद से एक्सरसाइज को करना है। ये करेंगे तो आपको ये जो हमने पढ़ा है वो अच्छे से होगा, वरना अगर आपने सिर्फ लेक्चर ले लिया तो एक्सरसाइज के बगैर आप अच्छे से ग्रैप्स अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।